बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं और आपके रमज़ानुल मुबारक के सभी रोज़े इससे पहले अच्छे गुजरे और आज भी रोज़ा जो कि कदरे मुश्किल है और कल से रोज़े थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना उतराई ख़त्म हुई है, थोड़ी सी चढ़ाई स्टार्ट हुई है बिकॉज मौसम थोड़ा सख्त हो गया है। और आज भी आई वाज फीलिंग लाइक 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड और वैसे ओवरऑल लाहौर में जो टेम्परेचर शो हो रहा था वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। खैर जी, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं, तारुफ ज़रूरी है। मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान मुबारक अच्छा गुजर है और जिस तरह से इमरान ने कहा कि चढ़ाई अब शुरू हो गई है और मुश्किल हो रहे हैं क्योंकि वेदर उम्मीद तौर पर 15 के बाद होनी चाहिए, लेकिन हमारे चेहरों से आपको लग रहा है एक्चुअली पता है क्या प्रॉब्लम हुई कि पहले 10-12 दिन हमें वेदर बहुत अच्छा मिला, बारिशें हुई, इतना मॉडरेट सा वेदर था, आपको फील ही नहीं हुआ कि रोजे हैं, प्यास का एलिमेंट नहीं था। लेकिन अब चूंकि गर्मी और धूप की शिद्दत में इजाफा हो रहा है तो बहुत सारे लोगों के लिए रोजे मुश्किल हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानी करेगा। जिसने ये रमजान दिया है वो रोजे रखने की भी हिम्मत देगा इंशाल्लाह। सो आप रोजे रखें सब्र तहम्मुल के साथ, कोई बात नहीं, मुश्किल है लेकिन कोई बात नहीं। इसका मतलब है असल रोजे जो है ना वो अब शुरू हुआ चाहते हैं। खैर जनाब, आज हमने जो हमारा मौजू है इसकी तफसील में तो हम बाद में जाएंगे। आज हमने निकाह के फ़ज़ाइल पे बात करनी है। हमारे मुआशरे में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है और यही वो रिश्ता है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरे में भी है, वल्नरेबल भी हो गया। इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ बड़े पर्टिनेंट हमारे गेस्ट मौजूद है। मैं चाहता हूँ आप तारुफ करा दें और फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम। बिल्कुल जनाब, अपने मेहमानों का हम तारुफ करा देते हैं, फिर हमने पॉलिटिकल सूरत हाल पे भी बात करनी है। लेकिन हम टॉपिक जैसा इमरान ने कहा कि निकाह का आज हमारा टॉपिक है, इसकी फजीलत के हवाले से बात करेंगे, मुआशरती और रूहानी सम्राट के हवाले से बात करेंगे। उसके लिए प्रोफेसर नासिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। थैंक यू वेरी मच नासिर महमूद साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ जी मेडिकल सुपरिटेंडेंट फाउंटेन हाउस हमारे साथ होंगे डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब, उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और इसके साथ साथ जी मोहम्मद रिजवान सिद्दीक होंगे हमारे साथ, नातख्वा हैं, आपको भी खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया। और किचन में एज यूजुअल आपको पता है हमारे पास आमना इलियास होती हैं, तो आमना से भी हम ज़रूर बात करेंगे। आमना थैंक यू वेरी मच, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आमना, आज मेन्यू में क्या है सिर्फ ये बता दें। जी आज मेन्यू में हमारे पास चिकन कैसरोल बन रहा है और साथ में 1000 आइलैंड सैलेड बनाएंगे और साथ ऑरेंज मोहिटो बन रहा है। ऑरेंज मोहिटो बन रहा है, ठीक हो गया। आप अपना शुरू करें, कैमरा साथ ऑरेंज इन अप्रैल, आई मीन ओके, यही तो कमाल है। ऑरेंज मोहिटो इन अप्रैल, वेल दैट्स इंटरेस्टिंग। देखते हैं जी क्या बनता है। खैर इससे पहले कि हम इस मौजू की जानिब जाएं जो कि बड़ा ही अहम है, दूसरी तरफ जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम जरूर चाहेंगे कि पहले हम इस पर जरा थोड़ी बात कर लेते हैं। चूंकि इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस वक्त मुल्क हिजानी कैफियत का शिकार है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए आज इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास हुआ है, इसमें जायजा लिया गया है और मुशावरत की गई है। इसके बाद खबरें ये आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन इज रेडी टू गो फॉर दी इलेक्शंस। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल करने की भी बात की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ये खबरें आ रही हैं। और पंजाब में ये भी रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि जो इंतखाबात हैं वो 14 मई को ही होंगे। इस हवाले से वफाकी और निगरान पंजाब हुकूमत से राबते का फैसला किया गया है। अदालती फैसले को लेकर वफाकी हुकूमत, खास तौर पर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो वो खुलकर सामने आई है। बयानबाजी से बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत किसी सूरत इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है और ये भी इतलात है कि इसके लिए कोई बड़ी कुर्बानी भी दी जा सकती है। नून लीग की जानिब से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के रवैये और किरदार पर भरपूर सवालात भी उठाए जा रहे हैं, चाहे वो एमरजेंसी लगाने की बातें हों, मार्शल लॉ लगने के भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। और चीफ जस्टिस साहब पे भी जो कहले 3 जजेस समेत मुख्तलिफ जो जजेस हैं उन पर रेफरेंस, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इंदिया भी दिया जा रहा है। और तीसरी जानिब पार्लियामेंट का महाज भी गर्म है। कौमी असम्बली में हुकूमती रहनुमाओं की धुआंधार तकरीरों का सिलसिला भी जारी है। ये कैसे हो सकता है कि तकरीरें ना हो फिर इस मौके पर? वजीर आजम भी मुसलसल मुशावरत कर रहे हैं। वजीर आजम की सरबराही में PDM का इजलास भी हो रहा है, इसमें मुख्तलिफ कानूनी और सियासी ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा और आइंदा की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ आज यौम तशक्कुर मना रही है, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस से भरपूर यकजहती का इजहार कर रही है। और आज फिर लाहौर का लिबर्टी चौक आबाद होगा। रात इमरान खान 9 बजे बाद तरावीह खिताब करेंगे और अपने कारकुनों का लहू गरमाएंगे। देखते हैं स्ट्रैटेजी क्या देते हैं, इस पर हमने बात करनी है। इस वक्त हमारे साथ कामरान यूसुफ मौजूद हैं। कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। खबरें आपके सामने हैं और सिचुएशन भी आपके सामने है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि एक जानिब यौम तशक्कुर है, दूसरी जानिब यौम तफक्कुर है, क्या कहेंगे?
मेरे ख्याल में ये पिछले साल ज़ाहिर है कि अप्रैल के अंदर ही इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए उनकी गवर्नमेंट को हटाया गया था जी। तो एक साल के दौरान पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं बदला। मेरे ख्याल में हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हुए हैं। उस वक्त भी इमरान खान साहब सड़कों पर थे और जो अवाम है वो पिस रही थी, और आज हालात जो हैं वो उससे बदतर हैं। और डेफिनेटली आई थिंक जो इस वक्त हालात हैं, जो गवर्नमेंट है वो तो ये कह रही है, आज भी मरीम नवाज़ ने जो रावलपिंडी बार में खिताब किया वकला से, तो उसमें वो यही कह रही हैं कि ये तो अक़लियत का फ़ैसला है, अक्सरियत का फ़ैसला नहीं है और हम तो इसे नहीं मानते। लेकिन दूसरी तरफ जैसे अभी आपने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन का जो आम इजलास हुआ है उसमें यही इंडिकेशन आ रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन जो भी कह रहा है, अभी उनका जो भी सरकारी बयान ऑफिशियली आएगा उसके बाद है, और जो गवर्नमेंट जो भी कह रही है, लेकिन जो दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर अभी भी ये खबरें जो हुकूमती जो सर्कल्स हैं वो तो यही कहते हैं कि बेशक 14 मई की डेट दे दी गई है लेकिन इलेक्शंस नहीं होंगे। अब अगर इलेक्शंस नहीं होंगे, इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट एक डिसीजन दिया है, इर्रिस्पेक्टिव कि आप उसके ऊपर जितने भी सवालात उठाएं कि अक़लियत का फैसला है या अक्सरियत का फैसला है, आफ्टर ऑल है तो सुप्रीम कोर्ट। सम टाइम आपको जो फैसले आपको पसंद नहीं होते उनको भी मानना पड़ता है। अगर आप नहीं मानेंगे तो मुल्क के अंदर फिर एनार्की होगी। तो अभी भी सिचुएशन मुझे लगता है कि एक बहुत अनसर्टन है, ये क्लियर नहीं है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कट डायरेक्शन दी है हुकूमत को भी और इलेक्शन कमीशन को भी कि इलेक्शन 14 मई को करवाए जाएं। आई स्टिल बिलीव कि शायद इस कहानी में अभी कई और ट्विस्ट आना बाकी हैं। अभी जिन ट्विस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, ऑब्वियसली कामरान, अभी जो सूरत हाल हम सबके सामने है, और आपने खुद भी कहा कि हुकूमत की बयानों से या मुख्तलिफ वज़रा जब आ रहे हैं, प्रेस टॉक करें, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। और दूसरी जानिब मुअज़्ज़ज़ अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, अगर इनके फैसले पे, अदालत के फैसले पे अमल दरामद नहीं किया जाता तो फिर हुकूमत इसकी खिलाफ वर्जी करेगी, फिर जो आइनी बहरान हम सामने आएगा वो भी आपके सामने है। सो क्या ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है पीडीएम इत्तेहाद इस सारी सूरत हाल में? देखें, इलेक्शन करवाना तो जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन जाहिर है कि फेडरल गवर्नमेंट का भी उसमें बहुत ज़्यादा रोल है। तो उसमें ऑप्शन देखें, अगर वो डिफाई करते हैं तो उसका दूसरा तरीका यही है कि आपके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी। अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम नहीं मानते तो फिर उस सूरत में जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो जो ये हुकूमत है और ख़ास करके जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके खिलाफ इनिशिएट की जा सकती है। तो क्या जो एक तासुर ये भी है कि जो इकनॉमिक सतह पर या बाकी जो वादे जो इस पीडीएम की हुकूमत ने किए थे इक़्तिदार में आने से पहले कि वो रियासत बचाने के लिए निकले हैं, सियासत बचाने के लिए नहीं निकले, जब वो डिलीवर नहीं कर पाए तो उनके पास कोई ऐसा बयानिया नहीं है। तो एक बात तो ये भी कही जा रही है कि शायद वो एक सियासी शहादत अब चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से टक्कर लेके वो उनके साथ तसादुम करें, और उसके नतीजे में अगर तौहीन अदालत के चक्कर में ये गवर्नमेंट चली जाती है तो कम से कम अगले इलेक्शन के लिए वो एक अपना बयानिया बना के जाएं। ये बात भी हो रही है। लेकिन अगेन आई थिंक जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या सोचते हैं, ये भी बहुत अहम सवाल है। और आई थिंक इसके अलावा भी अदर देन दैट कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसमें बड़े अहम अभी भी कई आइनी और कानूनी जो पहलू हैं वो मौजूद हैं। मसलन इसी हफ्ते ये कहा जा रहा है कि एक जो पहले 9 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जस्टिस अतर मिनल्ला, उनका तफसीली फैसला अभी आया नहीं है, क्योंकि बाकी जो 4 जजेस में वो भी शामिल थे जिन्होंने कहा था कि 4-3 की बात की। जो तफसीली फैसला वो जारी करेंगे, कुछ चहमगोइयां ये भी हो रही हैं कि शायद उससे भी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तकसीम है, जो लड़ाई है, वो मजीद कॉम्प्लिकेटेड होगी। शायद वो इस तरह की जो तफसीली रीजनिंग देंगे तो उससे भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को एक और मौका मिले कि वो जो कह रहे हैं कि ये अक़लियत का फैसला है, कि वो जो तफसीली फैसला आने के बाद जस्टिस अतर मिनल्ला का चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो इसीलिए मैंने कहा कि अभी ये जो कहानी है इसका अंजाम हुआ नहीं है, अभी बहुत सी चीज़ें शायद होना बाकी हैं। पीपल्स पार्टी कामरान ये कहती नजर आती है कि हम हुकूमत का हिस्सा हैं, हम पीडीएम का हिस्सा नहीं हैं। ये सारी सूरत हाल के अंदर मुसलसल बयानात या तो शहबाज शरीफ दे रहे हैं या मरियम नवाज दे रही हैं, और कल नवाज शरीफ ने भी दिया वाज़े कोई बयान पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्योंकि वो भी बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। दूसरी बड़ी जमातें पीडीएम की हम अगर बात करें दो कि वो कहते हैं कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, इसके पीछे क्या हिकमत अमली है? पीपल्स पार्टी उस तरीके से खुल के क्यों नहीं आ रही जैसे पीएमएलएन आ रही है पीटीआई और सुप्रीम कोर्ट के सामने? आई थिंक मैं पूरी तरह आपसे इत्तेफाक नहीं करता कि पीपल्स पार्टी उस तरीके से खुल के सामने नहीं आ रही। अगर आप
कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर जो शहरी रहमान हैं उनका खिताब देखें, वो अभी इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया है, उनकी बात में और जो PMLN बात कह रही है कोई इतना फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी का कल भी एक जो खिताब था उसमें भी उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली जो PDM का मौक़िफ़ है ये नून लीग का है उसी को कमोबेश इंडोर्स किया। फिर कल भी हम देख रहे थे कि कमर जमान कायरा अगेन सीनियर लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, वो एक टेलीविज़न शो के अंदर अगेन वो डिफेंड कर रहे थे कि जो भी इस गवर्नमेंट की हिकमत अमली है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ये अक़लियत का फैसला है। तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली जो है उन्होंने अपने आप को डीटैच किया हुआ है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मेन जो बर्डन है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, लीड वही कर रहे हैं, तो मेन जो अटैक है, फ्रंटल अटैक है जुडिशरी के खिलाफ, वो नून लीग की तरफ से ही आ रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, अगर मेन जो टॉप लीडरशिप है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानने की जो बात की जा रही है, ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? जी बिल्कुल, एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और उसमें मेरे ख्याल में इसमें तो किसी को इबाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल जब वज़ीर कानून ने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर वफाकी काबीना के इजलास के बाद ये कहा कि वो इस फैसले को नहीं मानते, वो तो फैसला 4-3 का जो है उसको मानते हैं, ये तो अक़लियत का फैसला है। तो इसमें तो बड़ा वाज़ेह है कि वो डिफाई कर रहे हैं। अब सिर्फ सवाल ये है कि क्या जो गवर्नमेंट के डिफाई करने से क्या ये इलेक्शन रुक जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आइन के अंदर ज़ाहिर है कि आइन का आर्टिकल 190 भी है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जो फैसला है, जो आला अदालतों के फैसले हैं, उसमें जो भी रियासती मशीनरी है उस पर ये पाबंदी है कि वो उन फैसलों पर अमल दरामद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मदद करें। तो अगर ये गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की उस तरीके से मदद नहीं करेगी तो फिर उसका नेशनल जो वे आउट है वो तो यही होगा कि फिर एक कॉन्फ्रंटेशन होगी, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन शायद गवर्नमेंट चाहती भी यही है कि शायद मजीद ये मामला जो है वो उलझे और इस उलझन में जो इलेक्शंस हैं वो 14 मई को भी ना हो पाएं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच कामरान यूसुफ आपके तज्ज़िये का। कामरान यूसुफ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी हैं, और उनके मुताबिक अभी इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आना बाकी हैं, अभी इस कहानी का अंजाम नहीं हुआ। इलेक्शन की सूरत हाल है, देखते हैं कि 14 मई को इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए खैर रमज़ान। सभी के लिए बाबे रहमत खुला है, सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना ना मुरादों से दाम नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले जब मदीने तड़प जाने वाली, मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सच्चे मुझे मेरे सामने था, अभी तक तस्वीर था जिसका ख्याली। मैं एक हाथ से संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोजे की
जाली, मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था, तो दी दूसरे हाथ रोज़े की जाली, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे न ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे बेअदना ना आली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, रिजवान सिद्दीकी की खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे, वहाँ कोई रुतबे में अदना ना आली। वाह वाह। इस्लाम जी दरअसल अल्लाह की मुकम्मल अताअत का नाम है और इस्लामी शरीयत का मकसद इंसान की फ़लाह व बहबूद ही है। इस्लाम ज़िंदगी के तमाम उमूर और मसाइल जो इसमें हैं उसमें रहनुमाई करता है। इस्लाम में निकाह की बड़ी अहमियत है, हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की, और दीन इस्लाम ने निकाह से मुतल्लिक़ जो बयान किया है वो नहायत जामे है, बेमिसाल है। इस्लाम ने निकाह को इंसानी बका के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी करार दिया है। निकाह को एहसास बंदगी, शऊर ज़िंदगी के लिए एक इबादत से ताबीर फरमाया है। बिल्कुल, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे निकाह की फजीलत के हवाले से, जैसे मैंने पहले भी बताया कि माशरती और रूहानी सम्राट और वालिदैन के किरदार पर भी, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ये अमल है जिसके साथ साथ इसमें वालिदैन का किरदार भी बहुत ज़रूरी है। अपने मेहमानों का तारुफ हम करवा चुके हैं, आगाज़ हम गुफ्तगू का करते हैं। प्रोफेसर नासिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से निकाह के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इस्लाम में तो इसकी जो फजीलत और अहमियत है वो किसी से छुपी नहीं है, बट फिर भी मैं चाहूँगी कि हमारे देखने वालों को और इस गुफ्तगू को इनिशिएट किया जाए कि निकाह की फजीलत इस्लाम के मुताबिक क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत मजमून रखा आपने, और हम में से हर किसी को ये जानना बहुत ज़रूरी है। निकाह के ज़रिए जो रिश्ता वजूद में आता है मियाँ बीवी का, बहुत ही अजीम रिश्ता, बहुत ही, आपने जो जुमला बोला मेरे दिल को लगा, वल्नरेबल भी है जी, नाजुक भी है, लतीफ़ भी है। तो निकाह के हकीकत को समझना ज़रूरी है ताकि हर कोई इसको समझ कर अगर अपनी ज़िंदगी गुजारे तो यकीनन हमारे माशरे की बहुत ज़्यादा बुराइयाँ, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किलात दूर हो सकती हैं। हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह के मौका पर खुतबा पढ़ा वो भी बुनियादी तौर पर यही चीज़ है जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि आका अलैहिस्सलाम लोगों को नसीहत करना चाहते थे, वहाँ जो गैदरिंग थी उसको समझाना चाहते थे ताकि ज़िंदगी की ये जो बुनियादी इकाई है मियाँ बीवी का इकट्ठा होना, ये जितनी पुरअमन, जितनी पुरसकून और जितनी लविंग और केयरिंग होगी, मुआशरा उसको उसी की अक्कास होगा। मुआशरे में वही चीज़ें नज़र आएंगी जो इस बुनियादी इकाई में होती हैं। सबसे पहले बुनियादी तौर पर ये याद रखना चाहिए कि निकाह का लफ्ज़ी माना क्या है। अगर हम इसके कई मानी हैं, लफ्ज़ी माना में अगर हम जाएँ तो ये दो चीज़ों का एक हो जाना। वो अगर दरख्त ऐसे आके जुड़ जाए ना, दरख्त रास्ते में, और आपस में उनकी टहनियाँ आपस में मुदगम हो जाती हैं, तो कहते हैं तना का हातिल अशजार, दरख्तों ने आपस में यूं बाहम हो गए, मिल गए कि उनमें फासला नहीं रहा। तो ये निकाह दरअसल बुनियादी तौर पर यही है कि जब दो गैर महरम लोग आपस में एक हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनको एक दूसरे का लिबास बना देता है, एक दूसरे का जुज़्व ला युनफक बना देता है, और एक दूसरे के लिए, दोनों को एक दूसरे के लिए इंडिस्पेंसिबल और इनेविटेबल बना देता है कि एक के बगैर दूसरे का गुजारा नहीं है। घर में एक भी ना हो, बीवी अकेली हो तो उसे घर खाली लगता है, बंदा घर में खावद अकेला हो, बीवी ना हो तो उसे घर खाली खाली लगता है। अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को इतना एक दूसरे के लिए ज़रूरी बना दिया कि इसको अपनी निशानी करार दिया। आप देखें, एक बात है, मैं अपने तमाम नाजरीन को इसकी तरफ मुतवज्जे कराना चाहूँगा। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते हैं, वो वालिदैन का रिश्ता भी है, बहन भाइयों के रिश्ते भी हैं, कई रिश्ते हैं, सारे रिश्ते ज़हन में रखें। एक मियाँ बीवी का रिश्ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस रिश्ते को अपनी निशानी करार दिया वो सिर्फ ये रिश्ता है, मियाँ बीवी का रिश्ता। वाह वाह। बाकी किसी रिश्ते को अल्लाह ताला ने अपनी निशानी नहीं कहा, हालांकि वो भी हैं अल्लाह की निशानियाँ, लेकिन पूरे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उन रिश्तों को अपनी निशानी नहीं कहा। दूसरी एक और बात देखें, जितनी अहमियत है इसकी, अल्लाह ताला ने
इसको यानी जब अल्लाह ना करे कोई इन दोनों में से कोई एक फौत हो जाए तो जितना यानी विरासत में हिस्सा रखा दोनों का, मियाँ के लिए बीवी का, बीवी के लिए मियाँ का, तो वो भी दिखाता है कि अल्लाह ताला इन दोनों को ज़्यादा अहमियत दे रहा है। कुरान पाक में जो निशानी के तौर पर अल्लाह ताला ने उसको बयान किया, फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, ये अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियों में से ये पूरा एक रुकू है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी निशानियाँ बयान की। उसमें अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को अपनी निशानियाँ करार दिया, रात के सोने को अपनी निशानी करार दिया। उसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों को अपनी निशानियाँ जहाँ करार दिया, इंसान उनको मानता है। यहाँ जो मियाँ बीवी के रिश्ते को अपनी निशानी इंसान का ज़हन नहीं मानता, ये अल्लाह की निशानी कैसे है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको अपनी निशानी करार दिया। और यकीनन ये है कि वो लोग जिनका आपस में मिलना, जिनका आपस का ताल्लुक नाजायज़ था, इस निकाह के जरिए उनका रिश्ता इबादत बन गया, उनका ताल्लुक इबादत बन गया, उनकी मोहब्बत इबादत बन गई। और ये मोहब्बत अल्लाह की अता है। फरमाया इसी आया मुबारका में वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, ये जोड़े क्यों बनाए? ताकि दोनों एक दूसरे से सुकून हासिल करें। वाह 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 वाह। अगर बुनियादी मकसद ये है कि इंसान इसके बगैर बेसुकून रहना था, इस रिश्ते के साथ सुकून अल्लाह ने रखा। वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और दो मजीद चीजें रखी। फरमाया इसके अंदर हमने एक दूसरे के लिए मवद्दत रखी, मोहब्बत, व रहमतन, और रहमत रखी। लेकिन ये क्यों नहीं समझ आती लोगों को? फरमाया इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इस बात में एक मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत, मवद्दत, सुकून है, ये निशानी उनके लिए है जो तफक्कुर करते हैं, ठीक, जिनके अंदर अक्ल होती है, जो सोचती हैं और फिक्र उनके करते लिए हैं। है। ठीक है, और ये तो आपने बड़ा अच्छा इसका जो इस्लामी नुक्ता निगाह से हमें, तो डॉक्टर साहब इसका सोशल इम्पैक्ट क्या है और कितना ज़रूरी है? और ख़ास तौर पे आजकल के का जो माशरती बिगाड़ है या कहना चाहिए कि बेरा रवी है, उसके लिए तो इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। लेकिन आप इसको कैसे हमारे सामने रखेंगे कि इसका सोशल इम्पैक्ट क्या है निकाह का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मौका दिया, और लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। और सारी इज़्ज़तें सिर्फ अल्लाह ताला के ज़ात के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और ईमान वालों के लिए। ईमान वालों की निशानी ये है कि वो निकाह करते हैं। और जो सबसे पहले प्रोफेसर ने जैसे फरमाया कि सबसे पहले कोई रिश्ता जिसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया, वो मियाँ बीवी का रिश्ता है, और वो रिश्ता है आदम और हवा का। भाई रिश्ता ही पहले मियाँ बीवी का था, माँ बाप का रिश्ता तो बाद में बना। ठीक, तो इसकी इम्पोर्टेंस अल्लाह ताला ने खुद ही, तो पहला रिश्ता जो पहला रिश्ता दुनिया में कायनात में जो था वो आदम और हवा का था, वाह वाह, और वो था मियाँ बीवी का रिश्ता। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसकी है। अच्छा, बदकिस्मती हुई क्या हमारे इस माशरे में, क्योंकि मैं एक ऐसे इदारे में काम करता हूँ कि जहाँ पे हम रोज़ाना कुछ 100-150 पेशेंट्स देखते हैं साइकेट्री के हवाले से, और जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते वहाँ पे हमने देखे वो मियाँ बीवी के हैं। यानी मुझे तो हैरानगी होती है कि जहाँ इस रिश्ते के अंदर खूबसूरती रखी गई है, मोहब्बत रखी गई है, आराम और सुकून रखा गया है, वहाँ पे हम ऐसा लगता है कि दोनों जो हैं वो एक कमरे में इंडिया पाकिस्तान रह रहे हैं। अगर आप दोनों मियाँ बीवी से बात करें तो आपको नतीजा पता चलेगा कि कितनी एक दूसरे के ख़िलाफ़ दिलों में, जहनों में वो बुराई मौजूद है। उसकी वजह ये है कि ये जो मीडिया है इसका बहुत इम्पैक्ट जो है लोगों की ज़िंदगियों पे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, और भी इसमें 3-4 चीज़ें मैं समझ रहा हूँ। एक तो जो लेट मैरिजेस हैं उसने भी बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में बहुत ख़राबी पैदा की। उसकी एक और इसमें भी एक बात आती है कि भाई कौन से माँ बाप हैं जो अपनी बच्ची की शादी नहीं करना चाहते। भाई बच्ची पढ़ गई है, बहुत अच्छी हाईली क्वालिफाइड है, लड़के ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में। जी जी जी, अच्छे बच्चे ही नहीं मार्केट में जो है ना वो इस तरह के जो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। जोड़ का भी एक मसला पैदा हो गया। एजुकेशन इस तरह की बढ़ती जा रही है। दूसरा जो बहुत बड़ी मैंने हमारे माशरे में जो डिटोरिएशन देखी है कि लोग इस रिश्ते के अंदर जो है ना, जो सबसे खूबसूरती है वो ये होती है कि आप एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें, एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करें। अच्छा, ये किसी भी रिश्ते के लिए, अपने ऑफिस में अगर जूनियर्स आपको परेशान करने लगे तो लग पता जाएगा, आपके सीनियर्स आपको परेशान करें जब लग पता जाएगा। तो ये हर रिश्ते में। तो अगर मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करनी शुरू कर जाए तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। अच्छा, मैंने एक टीवी प्रोग्राम में इसी तरह से मैं गया तो वहाँ तलाक के मौजू पर बात हो रही थी, तो मैंने कुछ हिस्ट्रीज ली और दूसरे स्टडीज़ की, तो पता ही चला कि पाकिस्तान में शादियों के मुकाबले में तलाक़ें ज़्यादा होने लगी।
शादियां कम हो रही हैं, तलाक़ें ज़्यादा हो रही हैं। ज्यादा हो गया। तो ये क्यों होने लगा? अच्छा, वो भी बहुत अलमिया उसमें नज़र आया कि ज़्यादातर जो शादियां टूट रही हैं वो वही मोहब्बत वाली शादियां, जो एक फैंटेसीज में रहने वाली शादियां, और वो शुरू के सबसे ज़्यादा शादियां टूट रही हैं पहले महीने में, फिर जो थोड़ी बच गई 6 महीने में, फिर जो थोड़ी बच गई वो 2 साल में, और फिर जो बच गई तो फिर वो बच गई। इसको कम उम्र की शादी भी कह सकते हैं? नहीं सर, या सिर्फ कम लव उम्र मैरिजेस की कह नहीं, सकते हैं? कम उम्र की शादी तो उसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन बेखूफी की शादी ज़रूर कहना चाहिए। अच्छा, तो मैं उसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको कहना ये चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान जो बना है वो अल्लाह उसके रसूल के नाम पे बना है। हमने इस्लाम की जो बेसिक तालीमात थी ना उनको छोड़ दिया, और हमने कहा कि जी ये पैरों पे जब खड़ा होगा जी, तो वो बेचारा पैरों पे खड़ा ही नहीं हो पा रहा। जो जॉब्स के हालात हैं, जो एजुकेशन के हालात हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटस है। अच्छा, फिर बच्चों को हमने दोस्त बना लिया। शौहर की पोजीशन को स्ट्रेंथन करेगी, उसकी पोजीशन को मजबूत करेगी, उसको वो ड्यू रिस्पेक्ट देगी, तो फिर बच्चे और दूसरे लोग जो हैं उससे वो सीखेंगे उसको सीखेंगे, और वो जो है ना वो मिसाल बनेगी। अब हमारे घरों में क्या हो रहा है? हमारे घरों में जो है वो बीवी की जो है ना वो अपनी सोच है, शौहर की अपनी सोच है, और जब आप इस कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं तो नतीजतन जो है ना वो स्प्लिट पैदा होती है घर के अंदर, इख्तलाफात और पैदा फिर उसका नतीजा ये है कि वो अगर रिश्ते टूट जा रहे हैं, और अगर नहीं टूट रहे तो फिर रगड़ रगड़ के एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, सही। अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिसका नतीजा जहनी बीमारी। और वो फिर कहीं ना वो कहीं आके इस पे हम जरूर चाहेंगे कि हम साइकोलॉजिकली भी जो मियाँ बीवी का आपस का कॉन्फ्लिक्ट है इसका बच्चों पे क्या असर होता है इस पे भी बात करेंगे, और पेरेंट्स के रोल पे भी हमने बात करनी है। लेकिन उस समय पहले आमना की जानिब जाने। आमना, ज़रूर हमें बताइएगा कि अभी आपकी कौन सी डिश बन रही है, क्या तैयारी मुकम्मल हो गई है? जी, मैं चिकन कैसरोल की जो तैयारी है वो कंप्लीट ऑलमोस्ट कर रही हूँ। इसकी ये है कि थोड़े से स्टेप्स होते हैं डिफरेंट, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रीफ कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाइट सॉस है। वाइट सॉस ये मैं दिखा सकती हूँ। इसके लिए मैंने मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून मैदा लेके उसको मैंने 1 टेबलस्पून बटर के साथ उसको मैंने बिल्कुल हल्का सा सौते करना है, एंड देन उसमें मैंने मिल्क ऐड कर लिया। मिल्क ऐड कर लिया था, और ये बिल्कुल साथ इसको स्टर कंटिन्यूस करते रहना ताकि इसके लम्प्स ना बन जाए। ये अब इस कंसिस्टेंसी में आ गया। अब मैंने इसमें थोड़ी सी चेडर चीज़ ऐड कर दूंगी, तो ये मेरी वाइट सॉस जो है चीज़ सॉस रेडी हो जाएगी। क्योंकि ये कैसरोल में काफ़ी स्टेप्स हैं डिफरेंट, तो इसीलिए उसकी ये प्रिपरेशन है। अब मैं इसकी असेंबलिंग आपके सामने कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, ये चीज़ी हो गया पूरा। ठीक है, ये अब मैंने पैन अपना रेडी किया हुआ, इसको मैंने ग्रीस कर लिया था। इसमें मैंने सबसे पहले डालनी है बेस पे इसके हम डालेंगे बॉइल्ड ये स्पेगेटी है। ठीक है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। ओके। देन इसमें मैं चिकन ये रेडी कर लिया था मैंने, जस्ट चिकन मिन्स है, इसमें सॉल्ट ब्लैक पेपर डाल के इसको आपने सिर्फ अपने फ्लेवर के मुताबिक आप जी आप इसको salt और फ्लेवर के pepper मुताबिक add इसको रेडी कर लेंगे। एंड देन साथ में इसमें मैं डालूंगी टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस आपको पता है कोई भी मार्केट में अवेलेबल है। टोमेटो पेस्ट ले लें और उसको आप उसके अंदर सिरका और रेड चिली डाल के उसको आप अपने फ्लेवर के हिसाब से रेडी कर लेंगे। ये देखिएगा, ठीक हो गया। और आमना ये कितने लोगों की सर्विंग का बनाया? ये ऑलमोस्ट 6 to 7 पीपल आप, क्योंकि ये हेल्दी थोड़ा न्यूट्रिशियस है काफी ज्यादा। अगली बात है हम ज्यादा है। चले हम 6 तो ये हो गए ना। नहीं हम मिलके कर लें, क्योंकि ये न्यूट्रिशियस वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये मिल्क और चीज। आमना दूसरे लफ्जों में कह रही कि कम खाएं थोड़ा। कम खाएं, अपने हाथ को कंट्रोल ये करें। रेड सॉस मैं इसमें डाल रही हूँ, टोमेटो सॉस आप देखिएगा। ऐड कर रही हैं। ओके, ठीक हो गया, बेहतरीन है। ठीक है, जस्ट ये लेयरिंग है, और जब ये आपको पता है बन जाएगा एंड देन ये इसी तरह से आमना इसके ऊपर आप क्या करेंगी? कैमरा साथ साथ दिखाता रहेगा, फिर हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू भी कर ये लें मैंने साथ इसमें साथ। ऐड कर दिया है। ठीक है, ठीक, नाउ अब ये बॉइल्ड एंड जो मैश टोमेटोज है इसमें मैंने मिल्क ऐड किया है और थोड़ी सी सीजनिंग डाली है। ठीक है, ये इसकी अब आपके सामने आ गई है स्पैगेटी चिकन, ये जो टोमेटो सॉस है, एंड देन अब ठीक ये है, मैं इसमें पोटैटोज ऐड कर रही हूँ। ये देखिए ये बहुत सॉफ्ट है क्योंकि मैंने इसमें साथ में थोड़ा सा मिल्क ऐड किया हुआ है। चले कूल, हम वापस आते हैं आपकी तरफ, चूंकि मेहमान भी हमारे साथ हैं और हम बात करें निकाह की फजीलत के हवाले से और उसका जो सोशल इम्पैक्ट है और देन साइकोलॉजिकल पहलू क्या है जिसकी वजह से ये इतना मजबूत ताल्लुक इतनी कमज़ोर रेत की दीवार साबित हो रहा है आजकल। डॉक्टर साहब ने बड़ी अलार्मिंग बात की शुरू में ही कि आजकल शादियां कम, तलाक़ें ज़्यादा हो रही हैं और शायद यही मुआशी बिगाड़ की वजह भी है। सर कैसे मजबूत करें?
ये जो मुआशी नाहमवारियाँ ही हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा हैं कहीं ना कहीं पे, इसमें मुआशी माशरती नाहमवारियाँ, इस सब को हम लेके चल रहे हैं और फिर जूं हम गैजेट्स और टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं तो ये वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है, शक का तनासुब बढ़ रहा है, रिश्तों के अंदर तनाव में इजाफा हो रहा है। इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से क्या तरगीब दिया या असाब ने कि कैसे इस रिश्ते को मजबूत रखें, जोड़ के कई रखें? सवाल इकट्ठे हो गए आपकी गुफ्तगू में और सारे बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपने कहा कैसे मजबूत किया जाए, ये बात मैं हम सब के लिए कहता हूँ, मैंने इसको आजमाया भी है, हम ज़्यादा लोग इससे गुजर चुके हुए हैं यहाँ बैठे हुए इस मरहले से, और जिन्होंने गुजरना है वो भी, जो गुजर चुके हैं वो भी सारे लोग सुने। बीवी की रिक्वायरमेंट क्या है और मर्द की रिक्वायरमेंट क्या है, इन दोनों को, जो बीवी की रिक्वायरमेंट है, जो बीवी के हुकूक हैं वो खावंद ने पूरे करने हैं, जो खावंद के हुकूक है वो बीवी ने पूरे करने हैं। यानी यूँ समझ लें कि जो एक का हक है वो दूसरे का फ़र्ज़ है, दोनों एक दूसरे से इस तरह जान नहीं छुड़ा सकते। बीवी चाहती है मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़, बीवी को अपने खावंद से मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अगर खावंद ये दोनों चीज़ें दे रहा है तो खावंद को अपनी बीवी से रिस्पेक्ट चाहिए, ये दोनों लाजमी उसे मिल जाएगा। खावंद मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ दिए बगैर जब इज़्ज़त मांगता है तो उसे इज़्ज़त नहीं मिलती, और बीवी जब इज़्ज़त नहीं देती और वो मोहब्बत और केयर मांगती है, तहफ़्फ़ुज़ मांगती है तो उसको वो नहीं मिलता। ये दोनों चीज़ें बहुत बुनियादी तौर पर ज़रूरी हैं। हाँ, बहुत ज़रूरी है कि, लेकिन पहली जिम्मेदारी फिर मर्द की है। मैं फिर ये बात कहूँगा, पहली जिम्मेदारी मर्द की है। जब शादी होकर लड़की इस घर में आती है, अब मुसीबत है हमारी एक, जो हमारे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, सास भी है, ससुर भी है, वहाँ पर देवर भी है, जेठ भी है, जेठानी भी है, नंद भी, और क्या क्या होते हैं मुझे तो नहीं पता, इतने सारे लोग हैं। अब आप दावा करें इसके बाद फिर मसले होते हैं, उसके बाद चाचियाँ, मामियाँ, मासियाँ सारी हैं। और देखिए मजे की बात यह है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किसी और रिश्ते का कोई हक नहीं बयान किया। सास ससुर का क्या हक है कुरान मजीद से बयान करें तो कुरान पाक सारा खामोश है। अच्छा जी, देवर का क्या हक है, देवरानी का क्या हक है, वो जिन एक बुनियाद जुमला पूरा करूँ, मसलन वो माँ बाप के दर्जे में आ जाते हैं, वो उस तरह के जब वो बाप बन के दिखाते हैं, वो बहन भाई में देवर देवरानी आते हैं जब बहनें बन कर दिखाती हैं। ये लड़की चूंकि आज इनके घर पहले नहीं आई है तो इस घर का काम बनता है कि उसको ऐसा एनवायरनमेंट दें कि वो उसमें अच्छी तरह एडजस्ट कर सके। अच्छा, एक बड़ा अहम नुक्ता है, मैं जरा डॉक्टर साहब आपके सामने रखता हूँ। ये इन्होंने बाकी सारे मामलात का जिक्र किया, अर्मिला ने बैलेंस की बात की, इन्होंने तो रिश्तों में बैलेंस, लेकिन मेरे ज़हन में बैंक बैलेंस आया उससे। समहाउ बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में। फाइनेंशियली अगर स्टेबिलिटी नहीं है शौहर के अंदर तो औरत अपने आप को इनसिक्योर भी महसूस करती है और रिश्ते के टूटने की एक बड़ी वजह है ये। इस पे क्या कहेंगे, क्या ये ठीक है, ये जो रवैया है, या इस पे सब्र शुक्र करना चाहिए, कनात करनी चाहिए? अच्छा देखिए, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट। दो बातें तो प्रोफेसर साहब ने शुरू में कह दी, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए। कोई भी रिश्ता हो, इवन माँ बाप के रिश्ते के अंदर भी होता है। बच्चा जो बच्चा पैसे दे रहा होता है ज्यादा, वो बड़ा प्यारा होता है। जो बच्चा ज्यादा काम कर रहा होता है वो ज्यादा प्यारा होता है। वो जो बच्चा नहीं करता उसको इतनी इंपॉर्टेंस, जबकि खून होता है। तो मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये समझता हूँ कि रिश्ते से पहले होता क्या सर, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़के से उसकी शादी होती है। ये हर शादी की बात कर रहा हूँ भाई। कोई बेखौफी में फैसला करेगा कि किसी कमजोर को, किसी की आंख नहीं है, किसी की टांग नहीं, उससे शादी करेगा? बेहतरीन लड़की देखी जाती है अपनी तरफ से, बेहतरीन लड़का देखा जाता है अपनी तरफ से, और 6 महीने के बाद ठीक है उसी में दुनिया भर के ऐप नजर आते हैं, दुनिया के ऐप उसमें नजर आते हैं, दुनिया के वो चलती कैसी है, वो बैठता कैसा है, वो लाता क्या है। तो ये चीजें तरबियत है सर घर के अंदर से। ये जो तरबियत आप देख के भेजते हैं। अच्छा, बदकिस्मती, मैं आपको इमरान भाई, बड़ी बदकिस्मती, हम दुनिया जहाँ की तरबियत देते हैं, दुनिया जहाँ की तरबियत, हम मेडिकल पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को PhD करवा रहे हैं, क्या शादी जिंदगी गुजारने के तरीकों की कोई तरबियत गाह है? सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई तरबियत गाह नहीं। वो कहाँ है? वो घर में। जो उसके कॉन्फ्लिक्ट्स अपने माँ बाप को उसने देखे होते हैं, वही इम्पैक्ट उस बच्चे पे, वही बच्चे पे, उस बच्ची पे आ रहा है। वही जो, और वही रवैया वो चाहती है कि जाके वही रवैया उसका मियाँ, अगर उसका अब्बा बहुत ही बेचारा अपनी बेगम की बात मान रहा है तो मेरा मियाँ भी माने। अच्छा, फिर 2 डिफरेंट एनवायरनमेंट के लोग एक साथ रहने शुरू करते हैं, जिस तरह अभी सर ने भी बताया इस बात को। तो मेरा कहने का मकसद है कि शादी से पहले जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तरबियत करनी चाहिए, और तरबियत करके हम
उनको सिखाएं कि शादी की ज़िंदगी गुजारना कैसे है। ये नहीं कि हर जाने के बाद 1-1 मिनट के बाद अम्मा को जो रिपोर्ट दी जाती है फोन जी, जी, पे, जी, जी। और अम्मा कहती है मैं हूं ना, तो मैं फिर सब वो देख लूंगी। हाँ तुम परेशान रही बिल्कुल सही ना, मैं कसर पीछे हमारे खड़ी हूँ, ड्रामे जो है ना मैं वो पीछे पूरी खड़ी कर हूँ। देते और वो अल्टीमेटली जब वो पीछे आ जाती हैं अम्मा के जी। सहारे पे, तो वही अम्मा उनसे 24 घंटे काम कराती हैं, और फिर वही भाभी जो है उनके साथ सब कुछ कर रही यानी होती है। इसका जो सोशल इम्पैक्ट है ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा है, और जो बच्चा घर में लड़का या लड़की प्रैक्टिस होता हुआ देखता है अपने वालिदैन की सूरत में, वही वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ इंप्लीमेंट करता है। बड़ी जबरदस्त टॉपिक है हमारा, हम चाहेंगे इस पे मजीद भी हम बात करें। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोफेसर नासिर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, और दीगर मेहमान भी, उनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए खैर रमज़ान। खैर रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। निकाह के हवाले से हम बात कर रहे थे, उसके सोशल इम्पैक्ट के हवाले से भी बात करें। टॉपिक को अब कंक्लूड करने की जानिब आएंगे, दो कि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, उस पर बहुत लंबी डिटेल डिस्कशन हो सकती है, लेकिन प्रोफेसर इन द एंड हम ज़रूर चाहेंगे कि इस टॉपिक के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं उसका सोशल इम्पैक्ट, अच्छा ये सिर्फ एक जो कह लें मियाँ बीवी का मामला नहीं है, फिर पूरी फैमिली इससे इम्पैक्ट होती है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, बच्चे हैं, आगे फर्दर आप फैमिली चलाते हैं, और उसका इम्पैक्ट फॉर द लॉन्गर रन औलाद के ऊपर भी आता है, अगर आपकी औलाद है तो, और उनकी पूरी ज़िंदगी उसी तरह से ज़ाया होती है अगर सेपरेशन भी होती है। इस हवाले से भी और एंड पे कुछ भी आप कहना चाहें? बात यह है कि बहुत अहम बात की, लेकिन एक ही जुमले में समेट देता हूँ, चूँकि ये रिश्ता पूरी मुआशरे की इकाई और बुनियाद है, इसके बिगाड़ से पूरा मुआशरा बिगड़ जाता है। यही वजह है कि शैतान सबसे ज़्यादा खुश मियाँ बीवी की जुदाई पर होता है, और शैतान अपने उस शैतान स्टूडेंट को गले लगाता है जो मियाँ बीवी में लड़ाई करवा के आ जाता है, कत्ल करने वाले आए और कई गुनाह कराने वाले, लेकिन किस बुखारी में ये हदीस है, खड़ा होकर गले लगा लिया उसने उसको, जिसने कहा मैंने मियाँ बीवी को नाराज़ करवाया, उससे चूँकि पूरा मुआशरा बिगाड़ की तरफ जाता है, सो बहुत अहम है। लेकिन जो बात मैं करना चाहता हूँ इस वक्त आपके सामने, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब भी खुतबा निकाह पढ़ा, उसमें जो कुरान मजीद की आयात पढ़ी वो कुछ 3-4 आयात हैं जिनको अगर हम देखें तो उन सारी आयात में एक पैगाम कॉमन है, वो तकवा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, खुद पे निकाह के खुतबा में उस वक्त बैठी वो लोगों को, दूल्हा और दुल्हन को जो बात कही उसमें, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। इन सारी आयात में तकवा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम, ये कुरान मजीद की आयात रसूलुल्लाह ने जो वहाँ से चूज़ की उस मौके पर निकाह के लिए। क्यों? अल्लाह का तकवा, अल्लाह का खौफ इख्तियार करो, इसलिए कि बंदा मुआशरे में जो अपना चेहरा दिखाता है बसा औकात वो घर में नहीं होता, और जो घर में होता है तन्हाई में वो चेहरा नहीं होता। असल चेहरा तो बंदे का वो तन्हाई वाला होता है। लेकिन बहुत सारे लोग बाहर खुश अखलाक होते हैं, अच्छे मिल रहे होते हैं, बड़े अच्छे डिसेंट लगते हैं, लेकिन जो ही वो वापस घर में आते हैं, अब चूंकि मुआशरा नहीं देख रहा, सोसाइटी नहीं देख रही, तो उनका रवैया खराब हो जाता है। रसूलुल्लाह ने घर में तकवा वाला, अल्लाह देख रहा है, ये कैमरा लगा, ये बहुत जरूरी है कि अल्लाह देख रहा है ताकि वो उसका ख्याल रखे। और हुजूर अलैहि सलाम ने अपने विसाल के वक्त भी यही बात की, नमाज और तुम्हारी बीवियां, बिल्कुल ठीक, इनका ख्याल। वक्त थोड़ा सा कम है, मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब आप भी जरा कंक्लूड करें इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जो भी आप ऐड करें। जी सब, इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें करूँगा मैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि निकाह को आसान करना चाहिए और ये जहेज़ की लानत को ख़त्म करना चाहिए। प्रैक्टिकली लड़कों को आगे बढ़ के ये बात कहनी चाहिए। ठीक, जो बेसिक बात है, लड़के आगे कहें ना कि जना हम जहेज़ नहीं लेंगे, चाहे किसी भी सूरत, अम्मा बहन भाभियाँ कुछ भी कहें नहीं लेंगे। जहेज़ को माइनस करें, निकाह को आसान करें। दूसरा, जब ये निकाह हो जाए तो घर में जो इमाम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अपनी बच्ची को पढ़ा के भेजें। ठीक, इमाम का कॉन्सेप्ट है कि शौहर अगर इमाम है तो जब वो रुकू में जाता है तो आपको उसके बाद जाना है रुकू में, तो सिस्टम जो है वो बना रहेगा और ये सिलसिला जो है वो इस तरह चलता रहेगा कि बाकी लोग भी उसी को देख के फॉलो करते हैं। इस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा कि माशरे की इकाई है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी बीवी और अपने शौहर को ही थपकी लगानी चाहिए, आई लव यू कहना चाहिए। अपनी बीवी को हर रोज़ ये थपकी ज़रूर लगाएं कि तुम बहुत अच्छी हो, उसका ख्याल करें। जो हम दूसरों को कह रहे होते हैं ना, जाके अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी तरह जो बीवी का काम भी है कि वो शादी से पहले, अगर दोस्ती में शादी होती है तो वो जो कुछ कह रहे होते हैं वो शादी के बाद भी कहना चाहिए, और अगर वैसे अरेंज मैरिज है तो उसका ख्याल करना चाहिए। अच्छा, मैं आपने इंट्रो के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे किया था कि ये जो
रिश्ते टूट जाते हैं, ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा लिंक जो है किसी भी बीमारी, किसी भी रिश्ते को ठीक करने में वो फैमिली सिस्टम है। वाह वाह। तो जहाँ पे फैमिली मजबूत है, यानी मियाँ बीवी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, बैकअप सपोर्ट, तो फिर जो है वो बीमारियां नहीं आती, वो रिश्ते नहीं टूटते। वाह वाह। तो एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को जो है ना वो थपकी लगाते रहें और ऑल इज वेल कहते रहें। और ये ऐसा पौधा है जिसे रोज आप पानी दें, जिसकी रोज इसको रोज चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात है ये, रोज मोहब्बत जुमला बोला था डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा जो बीवी अपने खावन को गुलाम बनाती है, खुद भी तो गुलाम की बीवी होती है ना, और जो बादशाह बनाती है तो फिर वो मलका होती है। क्या बात है, क्या बात है। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया, इतनी खूबसूरत और इतनी लाइट माइंडेड गुफ्तगू है हमारी यहाँ पे इस अहम मौजू के ऊपर। हमारा दिल कर रहा है कि चलती रहे, लेकिन वक्त ऑब्वियसली वक्त की किल्लत हमेशा आड़े आती है। वंस अगेन आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। इस अहम मौजू पे हमने बात कीजिए। अब अगला जो हमारा मौजू है वो इससे भी अहम है, या जितना ही अहम है हम ये कहें, और वो आपकी सेहत से मुताल्लिक। बिल्कुल, आपको पता है कि इंडिया चाइना के पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क है इसके बाद, जहां आंखों की बीमारी में मुब्तला अफराद की तादाद सबसे ज्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख अफराद बीनाई से महरूम हैं और इनमें से 3 लाख बच्चे भी शामिल हैं। अमराज़ चश्म, जिसे मैं आंखों की बीमारी हवाले से कह रहे हैं, उसमें मुब्तला अफराद में रोशनी बिखेरने वाले जो LRBT है, इस हवाले से अगर बात करें तो गुज़िश्ता 37 सालों से इसमें 5 करोड़ 20 लाख से ज़ायद मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुका है और 50 लाख आंखों की सर्जरी भी कर चुका है। LRBT ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम 19 हस्पताल ऐसे हैं जो अपनी खदमात पेश कर रहे हैं और 20 हस्पताल रहीम यार खान में ज़ेरे तामीर, 20वां हॉस्पिटल जिसकी हम बात करें ज़ेरे तामीर भी है, और उसके अलावा 60 मराकज़ सेहत भी हैं जो इस नेटवर्क का भी हिस्सा है। क्या कमाल नेटवर्क है, क्या कमाल इनका काम है। आवाम को अमराज़ चश्म से निकालने में कोशा है और हर 200 किलोमीटर में LRBT की एक सहूलत मौजूद है। हर 3 घंटे की मुसाफत से LRBT का एक सेंटर मौजूद है जहां आवाम आंखों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं और रोज़ाना तकरीबन 10,000 से ज़ायद मरीज ऐसे हैं जो इन हॉस्पिटल्स में आते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर 1000 सर्जरीज यहाँ पे कंडक्ट की जाती हैं। LRBT का मिशन है कि मुफ्त, मयारी और क्वालिटी इलाज के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है और ये इलाज फराम किया जाता है बगैर किसी तफरीक के। एक अंदाज़ा ये कहता है कि रवा साल 30 लाख मरीज अपनी आंखों का इलाज करवा सकेंगे, मगर यकीनी तौर पर नाज़रीन ये आपके ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। ज़कात हो, खैरात हो, रमज़ान का महीना है, इन इदारों को ज़रूरत होती है और हम उन्हीं इदारों को आपके सामने लेकर आते हैं जिनके हवाले से हम समझते हैं कि वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। बिल्कुल, नजम साकिब हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है LRBT के, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया नजम साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। इस ऑब्वियसली बड़ा नेक कॉज है जिसके तहत आप लोग काम कर रहे हैं और जिस तरह से हम आंखों के अमराज के हवाले से बात करें कि इंडिया और चाइना के बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग इसका शिकार होते हैं। सो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप अपने अदारे का एक तारुफ, वैसे तो सब जानते ही हैं, ज़रूर बताएं कि किस तरह से ये आपका जो इदारा है किस मैकेनिज्म पे चलता है और किस तरह से लोगों के लिए ये आसानियाँ पैदा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया और हम पे फोकस कर रहे हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। LRBT 37 साल पहले काम हुआ था जी, और इसका पास कितने पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चों को और फैमिली को 2 वक्त खिला सके। तो जब कोई उनके पास प्रॉब्लम आती है मर्ज़ चश्म की या किसी और मेडिकल इमरजेंसी की, तो वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त जो गवर्नमेंट के अस्पताल हैं वो तो बहुत कम हैं और जो होते भी हैं तो वो उनमें या तो इक्विपमेंट काम नहीं करता या ये है कि जी दवाइयाँ नहीं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो इस यही नजरिए से LRBT काम हुआ था, शुरू किया था हमने एक मोबाइल यूनिट से। पहले साल में 12,000 लोगों का इलाज किया था और इस वक्त आपने देखा है तो जान बिच गया है सारे पाकिस्तान पे। 19 अस्पताल में 20वां जैसे आपने फरमाया बन रहा है और अगले जुलाई के अंदर, अगले साल की जुलाई के अंदर। ठीक, इंशाल्लाह नहीं, हमारी दुआ भी है और इस प्लेटफॉर्म से कोशिश भी है कि लोग आपके साथ खड़े हों। मैं नजम साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इसमें क्या कोई सर्टन क्राइटेरिया है जी मरीजों की क्वालिफिकेशन के लिए, या कोई भी मरीज जो साहिब इस्तिताअत नहीं है वो आ सकता है और उसका इलाज होता है? जी बिल्कुल,
जो भी मरीज ऐसा है जो साहिब इतिबार नहीं है जी। वो आ सकता है। इसमें हम लोग करते इस तरह हैं जी कि ज़कात का जो है ना उसका सेपरेट फंड है और उसके लिए आपको मुस्तैद होना ज़रूरी है। हमारे शरीय एडवाइज़र ने हमें 8 सवालात दिए हुए हैं जी। और वो हम सवालात उनसे पूछते हैं और अगर उसमें वो मुस्तहिक होते हैं तो फिर हम उनको ज़कात से ट्रीट करते हैं। और अगर वो मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि देखिए ना मुस्तहिक तो एक दाग के एहसास हों तो वही मुस्तहिक, उससे कम हो तो वही मुस्तहिक हो सकता है, उससे ज़्यादा हो तो फिर आप नहीं हैं। तो इस वजह से फिर हम उनसे पेशेंट से पूछते हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे नहीं कि मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ तो फिर ये हम कहते हैं कि ठीक है हम डोनेशन या त्याग जो है उनसे आपका इलाज करेंगे और एग्जैक्टली यही होता है। ठीक हो गया। नजमी साकिब साहब, दूसरी जानिब मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान अगर तीसरा मुल्क है जिसमें बीमारी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो बच्चों में और इसमें रिकवरी के जो चांसेस हैं, आप लोगों के हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स इलाज के लिए आते हैं उनमें रिकवरी चांसेस कितने हैं और क्या वो रिकवर टोटली कर जाते हैं? 90%। अच्छा। 90%। जो जिनकी बीमारी खो जाती है उनमें 90% लोग ऐसे होते हैं जिनकी बीमारी बिल्कुल वापस उसी तरह हो जाती है जैसे पहले थी। तो 10% ऐसे हैं कि जिनके जो मराइज हैं वो बहुत पेचीदा हैं और ये खास तौर पर कारामोतिया हुआ या डायबिटिक रेटिनोपैथी हुई या एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन की। अच्छा। अगर आप बहुत जल्दी पकड़ लें तो ये आपको दवाई दे सकते हैं जिससे आपकी नज़र उससे ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो। बेहतरीन। अच्छा नजमी साकिब साहब, आपके जितने भी सेंटर्स हैं इस वक्त जो काम कर रहे हैं, क्या ये सभी एक किस्म की फैसिलिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं या बड़े शहरों में और छोटे शहरों की जो कैपेसिटी उसके अंदर फ़र्क है टेक्नोलॉजिकली? देखिए जी, हमारे तो 3 किस्म के मरकज़ हैं। सबसे नीचे तो जिसको हम कहते हैं प्राइमरी आई केयर सेंटर्स, ठीक, वो जो है वो जो 60 हैं हमारे। अच्छा। उनमें हम सिर्फ ओपीडी करते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं हमारे सेकेंडरी आई हॉस्पिटल्स जो इस वक्त हमारे पास 19 16 है जी। ठीक है। तो उन 16 में जो आम आंखों की बीमारियां होती हैं जिनके लिए सर्जरी की जरूरत होती है वो सारा कुछ हो जाता है। अच्छा अच्छा जी। और फिर है हमारे 3 टर्शरी सेंटर्स, उनके अंदर वो बीमारी यही सारे जो सेकेंडरी हॉस्पिटल्स करते हैं वही चीज़ वो भी करते हैं, लेकिन उसके अलावा कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो गया, ठीक है जी। और जो पर्दे की जिसको रेटिना अंग्रेजी में कहते हैं, उसकी बीमारी हो तो वो उसके लिए आपको टर्शरी हॉस्पिटल में आना पड़ता है। ठीक हो गया। लेकिन जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है जी, जो पाकिस्तान में अब बहुत एक मेजर है, यस, क्योंकि तकरीबन हमारे 18% लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज के शिकार हुए हैं। या शिकार हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो वो हम सारे अपने सेकेंडरी हॉस्पिटल में भी करते हैं, उनको ट्रीट। ठीक है। अच्छा नजमी साकिब साहब, दूसरी जानिब हम ज़रूर चाहेंगे क्या हमारे देखने वाले, वैसे तो आपका जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी हमारी टीवी स्क्रीन पर है, अकाउंट डिटेल्स भी हम ज़रूर चाहेंगे। रमज़ान के अंदर चूँकि बहुत सारे लोग ज़कात, खैरात, ये सारे मामला चलते हैं और ऐसे इदारे जो फलाही इदारे हैं जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं उनको हर वक्त डोनेशंस की ज़रूरत होती है। ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे देखने वालों से कुछ भी कहना चाहें इस हवाले से, और रहीम यार खान में जो आपका हॉस्पिटल बनने जा रहा है उस हवाले से भी थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइएगा। अच्छा जी, देखिए जी, जहाँ तक तो हम लोग चलते हैं ज़कात पे और अतियात, क्योंकि हमारी इनकम और तो कोई है नहीं, चार्ज करते नहीं है। तो इस वजह से अब देखिए इस जो हमारे सारे रवा हैं, हमें 2
2 अरब और 80 करोड़ रुपया की 80 लाख रुपए की जरूरत है। 2 करोड़ 80 लाख। 2 करोड़ 80 लाख। तो उसकी वजह यह है कि हमारे पास आएंगे तकरीबन ये सारे साल के अंदर आएंगे कम से कम 30 लाख पेशेंट, अच्छा, जिनमें से ये हमारा अंदाजा है, ये एस्टिमेट है, और जिसमें से 3 लाख की सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक। तो ये सारा कुछ महंगा काम है। तो और ख़ास तौर पे हम, क्योंकि आजकल आपको पता है महंगाई अरूज पे है और तकरीबन 40% के करीब है, तो इस वजह से वो और भी ज़्यादा दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, सर्जिकल लेंसेज महंगे हो गए हैं, सर्जिकल सूचर्स वगैरह वो महंगे हो गए, तो इस वजह से ये इखराजात बढ़ गए। ठीक है, ठीक है। नजमुल साकिब साहब, एक तो आपकी जी प्लीज। जी, अब तो मेरा जैसे जो रहीमिया खान का है जी, रहीमिया खान सदर्न पंजाब का एक शहर है जी, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, और वो एक बहुत ही पसमंदा इलाके का है। वहाँ 2 किस्म के लोग होते हैं, या तो बहुत ही अमीर होते हैं, वो जमींदार होते हैं, और जो काश्तकार होते हैं या वो काम मजदूरी करते हैं, वो बहुत ही गरीब होते हैं। तो उसमें जो नियरेस्ट आई हॉस्पिटल था या हमारा, जहाँ वो मुफ्त इलाज होता था, वो 100 मील सेंट्रल पंजाब की तरफ, अच्छा, मुल्तान के बिल्कुल बाहर एक कस्बे में। और यहाँ पे उनको ये यकीनी तौर पे एक बहुत अच्छा और बड़ा, जिसे कहते हैं कि इसकी जरूरत थी इस वक्त, जिसमें आप ये आपने फैसला किया है। हमारी बेस्ट विशेस सर आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमें देख रहे हैं जी, आपके सामने वंस अगेन अकाउंट नंबर्स हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं, आप तो इंटरनेट पे कुछ मुश्किल नहीं है, हेल्पलाइन भी है, सो जस्ट फाइंड LRBT और जो हेल्प कर सकते हैं आप। 2 करोड़ 80 लाख हमें नजमुल साकिब साहब ने बताया कि इसकी ज़रूरत है। हमारी बेस्ट विशेस सर एक दफ़ा फिर आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया और आप तशरीफ़ लाए, तमाम मौजू पे बात की हमसे, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ नजम साहब मौजूद थे जी। आगे बढ़ते हैं हम इस उम्मीद के साथ कि कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हमारी इस ट्रांसमिशन से आपको होता है, आपके रोज़मर्रा मामलात को बेहतर करने में। इससे पहले कि हम मुसलमान साइंसदानों की बात करें जो रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको दिखाते हैं, हम एक बार फिर चाहते हैं ज़रा किचन अपडेट ले लें और फिर हम मुस्लिम साइंटिस्ट की बात करें। आमना, किचन अपडेट क्या है जी? क्या अवन में कुछ जा रहा है जिसकी खुशबू आ रही है हमें? बाकी आपके आगे भी बहुत सारे कलरफुल सब्जियां पड़ी हैं। जो है ये 1000 आइलैंड सैलेड है, जो मैंने कहा था मैं आपके सामने बना लूंगी। वेजिटेबल्स आपके सामने है सारी, ग्रीन पीस और जो ये बीटरूट है, ये मैंने बॉईल किया हुआ है, बिल्कुल लाइट सा इसको ब्लांच कर लेंगे। कुकम्बर, टोमेटोज और ये कैप्सिकम और कैरेट्स हैं, ये हमारी जस्ट फ्रेशली हमने इनको कट कर लिया। मायनीज़ ली है मैंने, 1 कप मायनीज़ की बिल्कुल सिंपल सी ड्रेसिंग है, और टोमेटो केचप डाल दूंगी, थोड़ा सा लेमन जूस ले लें। ठीक है आमना, जैसे जैसे बना रही है इसके साथ साथ रेसिपी कार्ड जो है 1000 आइलैंड सैलेड की, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको तमाम तक क्वांटिटी, वेजिटेबल्स जो जो इसमें रिक्वायर्ड है सब यहाँ पर। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, जस्ट ये इसको मिक्सिंग इसकी कर ली। आपको पता है रेस्टोरेंट्स वगैरह में यही सैलड्स जो हैं वो किस तरह से ये अवेलेबल हैं। ये देखिए बहुत इजी है इसको बनाना एंड गुड टू गो। अब हम इसमें ये जस्ट वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया। ये देखिएगा, बीटरूट से वैसे ही सैलेड मुझे लगता है बहुत अच्छी रिच एक कलर और उसके साथ जो टेस्ट आता है, ये देखिए। ओके, जबरदस्त, रेडी टू गो है ये जी। अब इसमें क्या रह गया ऐड होने वाला? जी ये सैलड रेडी हो गई है। सैलड में कुछ भी नहीं है, अब जाना सैलड को मैं डिश आउट कर लेती हूँ। आमना, आपकी जानिब हम दोबारा आते हैं। ऑब्वियसली अवन में से भी अभी जो एक कितनी लेयर्स वाली चीज़ गई थी उसने बाहर भी आना है, उसकी शक्ल भी हमने आपको दिखानी है, उसकी खुशबुएं तो हमें आ रही है। लेकिन आगे बढ़ते हैं जी, आपको दिखाते हैं हमारे सेगमेंट मुस्लिम साइंटिस्ट, और उसमें देखते हैं आज के साइंटिस्ट के हवाले से बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अजीम मुसलमान साइंसदान,
और आज जिस अजीम मुसलमान साइंसदान की बात करनी है हमने, उनका मुकम्मल नाम अबू सईद अब्दुल मुल्क इब्न करीब अल असमई है। अल असमई का नाम जो है वो तारीख में कई हवालों से आता है। पैदाइश 739 ईस्वी बसरा में हुई और उनकी वफात जो है वो 831 ईस्वी में हुई बसरा में ही। और उनका जो साइंसी शोबा है वो एक तो फितरी इल्म है, इल्मुल हैवानात है। उनकी जो कई तसानीफ हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। किताबुल फील और किताबुल वहूश यानी जो जंगली जानवरों पे किताबें हैं, इसके हवाले से हम आगे तफसील में बात करते हैं। असमई जो है वो 731 में ईस्वी में पैदा हुए, लेकिन उनकी जो जाए पैदाइश है उस पर इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ मुसन्निफीन ने उनकी जाए पैदाइश बसरा बताई है, जबकि दीगर ने तुर्कमानिस्तान भी बताई है। अरब मुहक्किक और माहिर लिसानियात जो फितरी साइंस और इल्मुल हैवानात की बुनियाद डालने वालों में से एक थे। यानी जब हम बाद में देखते हैं कि डार्विन और जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और इसके हवाले से जितना बाद में काम हुआ है, इसकी जो बुनियादें हैं वो मुसलमान साइंसदानों ने रखी थी। और 6 या 7 ऐसे मुसलमान साइंसदान जो हैं उनका नाम लिया जा सकता है जिन्होंने इसकी कैटेगराइजेशन की थी, खानों में बांटा था और बहुत काम तहकीकी काम किया था, पौधों के हवाले से, जानवरों के हवाले से। और इसके हवाले से एक बहुत बड़ा नाम जो है वो अल-जायज़ का भी है। सो इब्तिदा में असमई की बात करते हैं तो इब्तिदा में एक गरीब आदमी थे, मगर हाकिम बसरा के असर रसूख की वजह से वो हारून रशीद बहुत बड़े बादशाह उनकी नजरों में आए। और आपको मालूम है कि हारून रशीद और मामून और अमीन का ये जो दौर था ये कमाल दौर था, ये सरप्रस्ती थी तमाम साइंसदानों को, और इसकी वजह से ये बहुत ही गोल्डन एक पीरियड कहलाता है साइंसदानों के हवाले से, मुसलमान साइंसदानों के हवाले से। तो हारून रशीद जो थे वो अपने दरबार में बहस व मुबाहिसे पर वैसे भी बहुत खुश होते थे, और उन्होंने जो सबसे एक बड़ा काम किया और जिसकी वजह से अल असमई को एक शोहरत ये भी है कि उन्होंने, हारून रशीद ने अपने बेटों अमीन और मामून का अतालिक बना लिया था उनको। और एक दफा के बारे में तो ये भी कहते हैं कि हारून रशीद जो है वो अल असमई के साथ कबल अज़ इस्लाम और जो कदीम अरबी शायरी है उस पर रात भर बहस करते रहे। उन्होंने मुतअद्दिद किताबें तहरीर की और अल असमई ने कई किताबें, मिसाल के तौर पे अल-फील जो है वो घोड़ों से मुतल्लिक किताब है, किताब ऊँटों के हवाले से उन्होंने एक अलहदा मुकम्मल किताब लिखी। फिर जो कमियाब और जो नादिर जो जानवर हैं उन पर एक किताब लिखी। किताबुल वहूश जो है वो जंगली दरिंदों पर एक किताब है। इस तरह भेड़ों पर भी एक किताब है, यानी उनकी आदात से लेके उनके मुख्तलिफ हवाले से उनकी जो मालूमात हैं वो मुकम्मल मुफस्सल इस किताब में दर्ज हैं। और इसके अलावा जहाँ पे जानवरों को मुख्तलिफ खानों में उन्होंने बांट के बहुत सारे तहकीकी काम किए, इंसानों के हवाले से भी उन्होंने किताब लिखी, और स्पेशली वो जो इंसानी आज़ा के बारे में मुफस्सल मालूमात मुहैया करते हैं वो कमाल है। जर्मन एक मुहक्किक है, उन्होंने इनकी तमाम तहरीरें जो हैं वो जमा करके उनका एक मजमूआ छपवाया। वो पौधों और दरख्तों के बारे में एक किताब के भी मुसन्निफ थे, जिसमें 276 पौधों की जो एक तो उनका 276 पौधों का जिक्र मिलता है, और जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि उन्होंने इन पौधों की दर्जाबंदी की। वो जजीरा नुमा अरब के मुख्तलिफ हिस्सों में जो उगने वाले तमाम पौधे हैं उनके वो नाम तहरीर करते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि मुसलमान साइंसदानों ने तहकीक के हवाले से और रिसर्च के हवाले से कितना बड़ा काम किया था। असमई एक अजीम साइंसदान थे जो 831 में बसरा में वफात पा गया। मुसलमान साइंसदान जो हैं उनका कमाल काम है, और 2 से 3 सदियां जो है इन पे वो छाए रहे। ये सुनहरी दौर कहलाता है। इस सुनहरी दौर में जितने भी अजीम साइंसदान हैं उन पर हम बात करते रहेंगे। अगली किस्त में मुलाकात होगी। देखते रहिए खैर रमजान। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खैर रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। बात कर लेते हैं अब हम कुछ क्रिकेट लवर्स के लिए क्रिकेट के बारे में। कल एक अहम दिन था, पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया फॉर द न्यूजीलैंड, और पाकिस्तान की T20 और वनडे स्क्वाड का ऐलान किया गया। बाबर आजम मुतवक्के तौर पर पाकिस्तान के कप्तान बरकरार रखे गए और शादाब खान नायब कप्तान होंगे। पहला T20 मैच लाहौर में 14 अप्रैल को खेला जाएगा, और इसके अलावा T20 टीम में फ़खर जमान है, हारिस हैं, सैम अयूब हैं, शान मसूद हैं, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद रिजवान को शामिल किया गया है। दूसरी जानिब फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान, नसीम शौर, एहसानुल्लाह भी उनका साथ देंगे। वनडे के लिए स्क्वाड में 6 तब्दीलियां की गई हैं। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, हारिस सुहेल, सलमान अली आगा, वसीम जूनियर और सामा अमीर स्क्वाड में आएंगे। इस हवाले से बात कर लेते हैं। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। सलीम साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं अनफॉर्चुनेटली गुड मॉर्निंग कहने वाली थी, लेकिन इट्स गुड इवनिंग कह दें। बहुत से लोगों की मॉर्निंग अभी होती है, आदत पड़ी हुई है मॉर्निंग शो की। सो क्या कैसे देख रहे हैं आप इस स्क्वाड को, और ये जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जरूर स्टार्ट कीजिएगा बात को। जी, रमजान में हो जाता है अक्सर, कभी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, कोई मसला नहीं है वहाँ पर।
सीरीज अच्छी सीरीज है और पाकिस्तान के स्टार सारे वापस आ गए हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो टीम आ रही है उसमें बड़े प्लेयर्स नहीं है, सब आईपीएल खेल रहे हैं, वहां से डॉलर्स कमा रहे, तो एक तरह से बी टीम न्यूजीलैंड की हार आ रही है। लेकिन जो अफगानिस्तान ने हमारे साथ शारजा में किया, उसके बाद अब हम मजीद तजुर्बात, मजीद नाकामियों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इसलिए सारे ही जो स्टार हैं जिनको रेस्ट कराया था बड़े बुलंदो बांग दावे करते हुए कि हमारे पास बहुत अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है, लेकिन बदकिस्मती से बेंच टूट गई, जो स्ट्रेंथ वाली थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बेंच बहुत टूट रहे हैं पाकिस्तान में आजकल। मैं तो क्रिकेट वाली बात कर रहा हूँ। तो अब हज़्म तवक्कुह वापस आ गए सारे स्टार, सारे सीनियर, और अच्छा मौका है, फिर आपको नजर आएंगे ऐसे मैचेस कि बाबर की सेंचुरी, इमाम उल हक ने इतने रन बना दिए, रिजवान ने ये कर दिया। सलीम भाई, कैप्टेंसी के हवाले से जरा इज़हार ख्याल करें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है और अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई सीरीज हम हारते हैं या जीतते हैं, दोनों सूरतों में सबसे ज्यादा डिस्कशन इसी मौजू पे होती है। हाउ यू सी जी ये जो फैसला किया है, और कल नजम सेठी ने एक बड़ी खुशगवार तस्वीर भी बाबर आजम साहब के साथ पोस्ट की, जैसे उन्होंने एहसान किया उन्हें कप्तान रखकर, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत गलत है कि एक एक सीरीज के लिए आप कप्तान बना रहे हैं। जब पीसीबी में इस दफा तो अभी तो खैर मैनेजमेंट कमेटी है, यूजुअली पीसीबी में 3-3 साल के लिए लोग आते हैं, जो चेयरमैन वगैरह आते हैं, और दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तो कोई लिमिट ही नहीं होती, 60-60 साल के हो जाते हैं, फिर भी जाने का नाम नहीं लेते। अब बाबर आजम जैसा प्लेयर जिसकी इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है और कैप्टनसी भी उनकी अच्छी है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हर सीरीज से कबल उन्हें बुला के बोला जाए कि बेटा तुम कप्तान हो? क्यों नहीं ऐसा किया जाता कि उनको भी 6 महीने, क्यों नहीं ऐसा किया जाता है कि 6 महीने वो कप्तान है, उनको बताना ना पड़े कि वो कप्तान है। हाँ, 6 महीने या साल के लिए कैप्टन अनाउंस कर दे, मसला हल, फिर स्पेकुलेशन भी नहीं होंगी। लेकिन शायद शुरू में किसी ने कान भर दिए, बड़े लोग कानों के कच्चे भी होते हैं कि यार ये ग्रुपिंग कर रहे हैं ये लोग, तो इसीलिए शायद उनको रेस्ट भी दिया गया था। अभी शादाब को रेस्ट देने का हो रहा था सब कुछ कंप्लीट, लेकिन बाद में सब आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक तूफान हो गया। रेस्ट के जैसे रिजल्ट्स आए वो तो कोई ग्रुप और तगड़ा हो गया उसके बाद कि हम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो यही तो शादाब ने गलती कर दी थी, आपकी वाली बात तुमने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बोल दी थी, अब लोगों को एहसास हो गया होगा कि रिजवान और बाबर की कितनी अहमियत है। ये बात जो आला काम है उनको बुरी लगी, उन्होंने कहा भाई ये कैसे कर सकते हैं हमारे फैसलों का, हालांकि बेचारे शादाब का ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन उसकी वजह से वो टीम से जाते जाते रह गए। इतना बता दूं आपको मैं, आराम के नाम पे वो भी बाहर होते और दूसरा कोई आ जाते। लेकिन खैर बाबर ने भी कहा कि वर्ल्ड कप करीब है, अब कोई ऐसे तजुर्बात हमें नहीं करने चाहिए, तो अब फुल स्ट्रेंथ टीम वापस आई है, तो होपफुली अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। लेकिन आगे एशिया कप और वर्ल्ड कप है। हाँ, ये आपने एशिया कप की तरफ खुद ही इशारा किया, मोस्ट एंटिसिपेटेड। एक तो किस हद तक वकूफ पजीर होता लग रहा है आपको जिस मैच की जानिब हम सब की मदर ऑफ ऑल मैचेस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और दूसरा ये कि क्या अब इस टीम को इतने तजर्बात PSL 8 के बाद हतमी शक्ल सलीम खालिक साहब दे देनी चाहिए, इस बेंच पे ही या इस स्क्वाड पे ही ट्रस्ट करके अब वर्ल्ड कप तक सब्र कर जाना चाहिए विद द सेम कैप्टन? बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। बहुत ज्यादा तब्दीलियों का वक्त अब गुजर चुका है, अब अहम इवेंट्स हमारे पास बाकी है, तो हमें चाहिए कि उसमें जो हमारा एक स्क्वाड है उसको तश्कील दे दें, पक्का कर दें कि यार ये 11 की बात नहीं कर रहा मैं, आप 15 या 16 लड़के ले लें कि यार ये बस अब यही खेलना है, वर्ल्ड कप तक इन्हीं को खेलना है। तजुर्बात अब कम कर दें, हमने शारजा में कुछ तजुर्बात करके देख लिया, अभी तो खैर कोई इतने ज्यादा यंगस्टर जो आए हैं उनकी परफॉर्मेंस शारजा में भी अच्छी रही थी, जैसे एहसान है या साइम है, तो उनको रखा है, बाकी तो बाहर हो गए सारे। तो अब देखना पड़ेगा कि बस जो स्क्वाड अब सेलेक्ट कर लिया उसी के ऊपर जाए। और जहां तक एशिया कप की आपने बात की, एशिया कप में वाकई अभी तक गैर यकीनी है, क्योंकि जब मीटिंग हो रही थी दुबई में ICC की और ACC की, उसकी साइड लाइन पे नजम सेठी साहब की मुलाकातें हुई थी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के काम से भी, तो उन्होंने कहा था हम पाकिस्तान तो नहीं आ रहे, तो फिर नजम सेठी साहब ने उनको एक हाइब्रिड मॉडल पेश किया था कि आप इंडिया के मैच जो है वो कहीं और करा लेते हैं। उस वक्त तो जय शाह ने बोला कि ठीक है हम रेडी हैं, लेकिन घर जाके शायद अप्पू से डांट पड़ गई उनको, उनके अब्बू अब्बू नहीं मान रहे। ठीक है सलीम भाई, टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने आप इस वक्त भी हमें ज्वाइन किया। खालिक साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। जी आपने सुना टीम अनाउंस हो गई है, वी लुकिंग फॉरवर्ड आगे क्या होता है, आई होप अच्छे रिजल्ट्स आए। अच्छा ठीक है, वी हैव अ सेगमेंट नाउ। हाँ, हमारा सेगमेंट है जी तड़के, उसमें देखते हैं आज क्या बातें हो रही है, सो देखते हैं सेगमेंट। लेट्स वॉच।
वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। अस्सलाम वालेकुम। खैर रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं हूँ सिकंदर बट। इफ्तार का वक्त नज़दीक आते ही लाहौर के गली मोहल्लों से गुजरते हुए हर घर में से एक अलग अलग और भीनी भीनी लजीज खानों की खुशबू आने लगती है। लाहौरियों की शहरदारी का एक अंसर हुआ करता था जो अब बहुत नापैद होता जा रहा है। वो ये कि मोहल्लेदार घर बनी इफ्तारी की कोई इक्का दुक्का डिश अपने हमसाये के साथ शेयर करते थे। महंगाई ने और तंग दस्ती ने इस रस्म को कितना मुतासर किया है, आइए लाहौर की गलियों में ही घूमकर इसका कोई जायजा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भैया। जी ठीक ठाक। अच्छा भाई, एक ज़माने में लोग इफ्तारी उफ्तूरी हमसाये को बांटते थे। जी हाँ जी, वो करते, लेकिन आजकल के हालात ऐसे हैं, महंगाई के दौर में कोई इंसान की गुंजाइश नहीं पड़ती तो किससे क्या तावन करे। नहीं तो दिल तो चाहता है इंसान एक दूसरे के भाई के साथ तावन करे। ये देखें जी, इनका कहना है कि हम चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहे। मतलब है कि अभी तक ना आपको किसी भाई की तरफ से इफ्तारी आई है, ना आप किसी को बांट नहीं बांट सकते। महंगाई बहुत हो गई है, बहुत मुश्किल गुजारा हो रही है। देखें जी, यहाँ पर भी सेम वही प्रॉब्लम है कि महंगाई गुंजाइश ही नहीं छोड़ रही कि एक दूसरे के साथ सखावत की जाए। रोज़ों के फैज़ो बरक़ात अपनी जगह, लेकिन ये एक हकीकत है, वो ये कि महंगाई ने अगर किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है तो वो है मोहब्बत। लोगों में रिश्तेदारियां निभाने की सकत ही बाकी नहीं। जी पहले तो बड़ी दिल से और खुशी से लोग एक दूसरे को दावतें करते थे, डिशें भेजते थे इफ्तारी के टाइम पे, लेकिन आजकल इतने हालात टाइट सबके हो चुके हैं, अब वो बड़ा खींचातानी हो रही है, बड़ी मुश्किल से ये चीज़ हो रही है और बहुत कम हो रही है। ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक ज़माने में घर पर मेहमान के आने का सुनकर लोगों की बाँछें खिल उठती थीं, और अब मेहमान का आने का सुनकर रंग उड़ जाते हैं कि पै गया 5000 का फटका। जो आवाम है ना, अपने वज़ीर आज़म या जो भी हमारा सरबराह होता है उसके सर पे बैठे हुए हैं ना, अगर वो ही हमारा ध्यान नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। मैं आपको बचपन की एक बात बताती हूँ। नवाज शरीफ की जो बेगम थी वो मेरे साथ पढ़ी हुई थी। मिस्री शाह मदरसातुल बनात में हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन वो इतने अच्छे लोग थे कि हम उनकी तारीफ़ करते हैं। मैंने कहा हमने दूसरों सबको छोड़ के, पीटीआई या किसी को भी छोड़ के, हमने तुम्हारे साथ लगे हुए हैं। अब तो मेरे बच्चे भी मुझे एक ताने देते हैं, अम्मी की लब्बा ना करो, की लब्बा ना करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। 2 मिनट बात हो सकती है हमारी? जी सर। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं सर्वे कर रहा हूँ कि एक ज़माने में रमज़ान के दौरान इफ्तारी बांटी जाती थी हमसायों में, तो क्या आप भी बांटती हैं? कभी कभी बांटती हूँ, कभी कभी नहीं। कभी कभी क्यों बांटती हूँ, कभी कभी क्यों नहीं बांट पाती आप? हालात के पेश नज़र आपको पता है ये महंगाई हो गई है इतनी ज़्यादा, इस वजह से नहीं बांट पाती। ये क्या चीज़ खरीद रही है? ये सब्जी, टमाटर प्याज वगैरह। टमाटर, एक कमज़ोर सी और एक नाजुक सी लड़की सरेआम टमाटर लेके जा रही है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। सर सोच रही हूँ अब रख लूँ। तो आप फिर इफ्तारी बांटती हैं लोगों के अंदर रोज़ों में? मैं ऐसे तो मैं नहीं कर सकती कोई कंट्रीब्यूट, लेकिन मैं एक और तरीके से कंट्रीब्यूट ज़रूर करती हूँ। वो क्या तरीका है? मैं आफ्टर ऑल वैसे तो मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, टीचिंग करती हूँ, लेकिन रमज़ान में मैं बच्चों को ना सिपारा पढ़ाती हूँ अपने घर पे। यानी आप सिपारा ऐड कर देते? जी जी, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखाऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए जी, मिस समा की तदरीसगाह का विजिट करते हैं। जी मेरे साथ मौजूद हैं मिस समा की बहन मिस शमीम। अच्छा मिस, मुझे ये बता रही थी कि आप आम सीज़न में एक टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, लेकिन रोज़ों में आप कंट्रीब्यूट करने के लिए इसमें सिपारा भी ऐड करवा देती हैं। जी। तो इसकी आपको कोई थोड़ी बहुत अलग से भी फीस मिल जाती है? जी मिल जाती है। गुड। कितनी फीस मिलती है आपको? 200 रुपीज़ एक बच्चे की? जी। एक बच्चे की 200 रुपये थी। इस मुल्क में क्रिकेट सिखाने वाले को 10 लाख रुपए मिलता है और सिपारा पढ़ाने वाली को 200 रुपया। व्हाट अ कंट्री।
नहीं जी, मैंने मिस समा ढूंढ ली है जो इफ्तारी बांटती भी हैं। तो मिस समा, ये आप कुछ भेज रही हैं बच्ची को? जी जी, मैं ये साथ हमसाय में भिजवा रही हूँ। ये है क्या? चेक तो कराओ, कस्टम तो कराओ। सर अपनी तौफीक के मुताबिक जो होता है। वाह, पकौड़ा समोसा, वाह। और नहीं, समोसा नहीं, बल्ले। चल बेटा मिस, मैं तो इसके साथ ही जा रहा हूँ। सर आप गलत घर ना चली जावे। बेटा यही घर है ना? गुड, टास्क कंप्लीट। भाई बर्तन लेके जाना। बच्ची ने नेटो सप्लाई पहुंचा दी है। आज हमने लाहौर के गली मोहल्लों में घूमकर उस ट्रेडिशन को तलाश करने की कोशिश की कि जिसमें हम साए एक दूसरे के साथ इफ्तार की इक्का दुक्का डिश शेयर करते थे। यहाँ पर मुद्दा फिर वही ख़त्म होता है कि लोग ऐसा करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे, बवजह महंगाई। तड़के तड़के खैर रमज़ान से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जी, सेगमेंट आपने देखा। ट्रांसमिशन के आखिरी मराहिल हैं, तो क्विकली आमना से पूछ लेते हैं। आमना, जल्दी से बता दें आपकी ड्रिंक रेडी है? ड्रिंक रेडी कर लेते हैं। चिकन कैसरोल निकल के आ गया है। ड्रिंक के लिए मैं लेमन जूस डाल रही हूँ। ठीक है। लेमन स्लाइसेस आप देख रहे हैं मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। मोहितो की जस्ट बेस यही होती है, जो भी फ्रूट आपने जिसका भी बनाना है उसको आपने एक्चुअली मडल करना होता है। We got 30 seconds, आमना। या इसमें कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक जो भी आपको पसंद है वो ऐड कर देंगे। ठीक, ऑरेंज मोहितो। ऑरेंज मोहितो की जो रेसिपी कार्ड है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसमें जो जो रिक्वायर्ड है वो आपको नजर आ जाएगा टीवी स्क्रीन के ऊपर। ठीक हो गया। आमना, आपका सब कुछ रेडी है? सब कुछ रेडी है। चिकन कैसरोल ये मैंने डिश आउट किया था और ये पूरा हमारा जो कैसरोल एक्चुअली वो जो डिश होती है उसका नाम है, तो उसको हमने इसमें इस टाइम पे बेक किया है। कलर एंड एवरीथिंग लुक्स डिलीशियस। थैंक यू वेरी मच आमना, बहुत शुक्रिया। आपने देखा जी हमारी आज की रेसिपी भी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि कैसा लगा। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया? आपसे इजाजत चाहते हैं। तारीख के वक्त दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।